दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के पहले और सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। खासकर देश के लिए उनकी उपलब्धियों और विफलताओं को देखने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया और कहां कहां चूके। अक्सर आजकल कुछ खुद को देशभक्त कहने वाले लोग कहते हैं कि नेहरू ने तो देश को बर्बाद कर दिया। कोई और प्रधानमंत्री होता तो देश बहुत आगे चला जाता। तो क्या वाकई कुछ ऐसा है, या फिर ये जानबूझकर नेहरू की छवि को छोटा दिखाने की कोशिश है ताकि उनके अपने नेताओं की बोरिंग हिस्ट्री को चमकाया जा सके, जो ना तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए, उल्टा अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आ गए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करने के बाद जवाहरलाल नेहरू 1912 में इंडिया लौट आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि 1919 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की राह पर चल पड़े। कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका अहम रही। उन्होंने जेल की सजाएं भी झेली, लेकिन अपने आदर्शों और देशभक्ति की भावना को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। नेहरू का यह समर्पण उन्हें जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। जवाहरलाल नेहरू 1921 से 1945 के बीच 9 बार गिरफ्तार हुए और कुल मिलाकर 3262 दिन जेल में रहे। इन गिरफ्तारियों और जेलों में रहने के दौरान नेहरू जी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे अपनी आत्मकथा लिखना और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना वगैरह वगैरह। कांग्रेस में रहकर नेहरू जी ने कई ऐसे कदम उठाए जो भारत की आजादी की एक नींव बने, जैसे कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह संबंध तोड़ने की मांग, 1927 के मद्रास सेशन में गांधी जी की आलोचना के बावजूद स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कराना, इसी समय के कांग्रेस के भीतर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम का दबाव समूह बनाना। 1928 में गांधी जी ने ब्रिटेन को कहा कि 2 साल में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दो, वरना कांग्रेस पूरी आज़ादी की लड़ाई छेड़ेगी। लेकिन नेहरू जी को यह टाइम लिमिट लंबी लगी, तो गांधी जी ने इसे घटाकर 1 साल कर दिया। चलिए अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब जानते हैं। डोमिनियन स्टेट का सीधा मतलब है कि कोई देश अपने अंदर के काम जैसे पुलिस, कोर्ट कचहरी, टैक्स वगैरह खुद संभाले, लेकिन बाहर के बड़े मसले जैसे विदेश नीति और सेना किसी दूसरे देश के हाथ में रहे। आसान भाषा में कहें तो घर के अंदर का कंट्रोल आपका, लेकिन बाहर के मामलों में फैसला कोई और लेगा। आज की मिसाल लें तो हांगकांग और मकाऊ चीन के अधीन वैसे ही चलते हैं। अगर 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलता तो भारत के आंतरिक मामले भारत के नागरिक संभालते, लेकिन भारत की विदेश नीति और रक्षा ब्रिटिश सरकार देखती। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने वायदे से मुकर गई। इससे नाराज होकर नेहरू जी ने 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कराया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता घोषणा तैयार की, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता हर राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है और ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता की आजादी छीनकर उनका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन किया है। इसलिए भारत को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह अलग होकर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। 1929 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग को ठुकरा दिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 दिसंबर 1929 को ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों के बावजूद लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा फहराया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी। यानी अब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन जरा भी नहीं रहेगा, बल्कि हमें पूरी और बिना शर्त आजादी चाहिए। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उस ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया।
एक ऐसी कैद जो लगभग 3 साल तक चली। लेकिन नेहरू ने हार नहीं मानी। किले की चार दीवारी के भीतर उन्होंने अपने विचारों और भारत के गौरवशाली इतिहास को शब्दों में ढाल दिया और जन्म ली उनकी महान बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह भारत की आत्मा की खोज थी जो आज भी हमें आजादी की कीमत याद दिलाती है। इसके अलावा 1938 में नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि आजाद भारत का संविधान हम भारतीय खुद बनाएंगे, बिना किसी विदेशी दखल के। आखिरकार हमारे पुरखों की मेहनत, संघर्ष और बलिदानों की बदौलत भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और नेहरू जी भारत के इंटरिम प्रधानमंत्री चुने गए। यानी जब तक चुनाव न हो, नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। कहते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ नई मुश्किलें भी आती हैं। भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने नई नई चुनौतियों के बादल छा गए। माना जाता है कि भारत को 200 साल की गुलामी से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा सिर्फ 1947 में हो गया। देश का बांटवारा, सांप्रदायिक दंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को रोटी मकान देना सच में बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इस देश को कैसे एकजुट रखा जाए, जहां दर्जनों धर्म हों, हजारों जातीय समूह हों, लाखों भाषाएं बोली जाती हों और खाने को कुछ भी ना हो। यहां तक कि आजादी के टाइम भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी। ऐसे देश को एक राष्ट्र की तरह कैसे चलाया जाए? उस वक्त तो बहुत से लोग यहां तक मानते थे कि यह देश चल ही नहीं पाएगा। विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत बाल्कनाइज हो जाएगा, यानी बाल्कन देशों की तरफ बिखर कर छोटे छोटे अलग अलग देश बन जाएगा। तो हम लोग सोच सकते हैं कि आजादी के वक्त भारत किन किन परेशानियों से जूझ रहा था। दोस्तों, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।